तो दोस्तों सीरीज चल रही थी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि है हमारे 5003 लैंड लॉ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट किसे कहते हैं? क्या होते हैं रेवेन्यू कोर्ट? चलिए देखते हैं। देखिए, राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट उक्त नई संहिता की धारा 4(16) का तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी जिसका नाम स्वरूप, कोई भी नाम लेकर कह सकते हैं, परिषद, बोर्ड और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, न्यायिक और नायब तहसीलदार से है। मतलब ये जितने भी लोग हैं उन सभी को राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट से कहा जाता है। जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपांतरण या परिवर्तन ये कर सकती हैं। मतलब कि इन सभी के ऊपर जिसका भी हक चलता है, जो इनके ऑर्डर देता है, जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, उसी को बोलते हैं राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, यहां पर क्वेश्चन है, अंतरण के मामलों में नामांतरण, इट मीन्स म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं? उत्तर करते हैं सॉरी। देखिए, अंतरण के मामलों में नामांतरण मतलब कि इंग्लिश में म्यूटेशन इन केसेस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर, उक्त नई संहिता की धारा 45 के अनुसार एक धारा 33 या 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करता है, मतलब कि नोटिस देता है, और ऐसी जांच करेगा जैसा आवश्यक प्रतीत हो, और यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। मतलब कि यहां पर इतनी बात समझिए कि यहां पर दो लोग हैं, एम और एस, ये दो लोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एम के पास में कोई ये जमीन है, ठीक है। अब ये इसको एन एस के नाम करना चाहता है, तो अब एम के एस के नाम करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे भैया नायब तहसीलदार के पास में, एम साहब जाएंगे तहसीलदार के पास में, पहुंच गए, ये हैं तहसीलदार यहां पर। तो उनसे कहेंगे सर मुझे अपनी जमीन जो है वो एस के नाम करनी है। तहसीलदार के क्यों करनी है? अरे करनी है सर, मतलब कि उससे पैसे ले लिए हैं मैंने, उससे पैसे ले लिए थे, उसको बेचना चाहता हूं, या दान में या वसीयत में या जैसे भी है, पर उसके नाम पर ही करनी है। वो कहेगा चलो ठीक है, करनी है तो करनी है, मेरा तो कार्य है कराने का। अब तहसीलदार साहब ये क्या करेंगे, एक नोटिस निकालेंगे और उसमें कहेंगे फलाने फलाने की ये जमीन इस नाम की जमीन है, वो उसको उसके नाम करना चाहता है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमें बता दे, नहीं तो वो नाम कर दी जाएगी। ये एक नोटिस की तरह होता है। तो अब तहसीलदार क्या करेगा, इस जमीन की खतौनी निकालेगा, उसकी जांच परख करेगा, हाँ भाई ये एक्चुअली एम की है भी या नहीं है, कोई उस पर विवादित पक्ष तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई गलत वो तो नहीं हो रही है। तो जब ये अपनी पुष्टि कर लेगा उसके बाद में ये उनको प्रक्रिया बता देगा, इनको बुला लेगा और इसको इसके नाम पर ये हो जाएगी रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसको बोलते हैं अंतरण के मामलों में नामांतरण, मतलब कि आपसी सहमति से एक दूसरे को क्या करते हैं, वो नामांतरण करते हैं, एक दूसरे को अपनी जमीनें दे देते हैं। अब इसमें निर्देश देगा क्या? नंबर 1, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2016 द्वारा विलुप्त। यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा, मतलब कि या तो वो ठीक है तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा। अगर मामले में कोई विवाद आता है, कोई आपत्ति डालता है, किसी ने स्टे ली हुई है उस जमीन पे, प्रॉपर्टी पे, कि वो किसी का दाखला खारिज नहीं हो सकता, कोई भी कंडीशन है, तो उस पर क्या करेंगे, पहले उसका विवाद जो भी चल रहा है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका अधिकार होगा। अब खतौनी को तदनुसार यदि आवश्यक हो तो संशोधित करने का निर्देश होगा, मतलब खतौनी में भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। होगा 2 उपधारा 1 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उप जिला अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। अगर उसमें कोई कंडीशन है, कोई और भी समस्या आ रही है, तो जब वो उस चीज के बारे में बता देगा तहसीलदार, तो उसके 30 दिन के बाद में,
ठीक है, वो जो भी उनका जिलाधिकारी होगा उसके पास में जाकर के अपील कर सकता है। तो ये था अंतरण में स्थानांतरण। चलिए म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समस्त भूमि आदि में राज्य का हक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड ईटीसी से आप क्या समझते हैं? मतलब कि भूमि आदि में जो राज्य का कोई भी भूमि है, कहीं पर भी जमीन है, भूमि है, कोई भी है, उसमें राज्य का क्या हक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, समस्त भूमि आदि में राज्य का हक मतलब टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स ईटीसी उक्त नई संहिता की धारा, नई संहिता का मतलब है दोस्तों कि जो लैंड रेवेन्यू कोड 2006 है उसके अकॉर्डिंग की धारा 54 के अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, पथों का मतलब रास्ते, सेतु का मतलब पता है क्या होता है? पुल, ब्रिजेस, खाइयों, गहरी खाई खंडर जो होते हैं उन पर या उनके बगल में तटबंधों, तटबंधों का मतलब बोलते हैं जैसे कि दोस्तों नहर होती है, नदी होती है, तो उसके जो नहर और नली का जो नहर होती है, नदियां होती हैं, उसका जो तट होता है, या फिर कोई बहुत बड़ा तालाब है, झील है, ठीक है, उसके आसपास के तट। बाड़ों, बाड़ों का मतलब क्या होता है? बाड़ों का मतलब वो होता है कि एक ऐसी जमीन होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता, वो बस ऐसी बंजर भूमि कह लो या फिर क्या कह, हाँ बाड़े ऐसी कह देते भाई, वो है वहां पर खत्म बेकार पड़ी हुई जमीन है, उसको कोई किसी के यूज में नहीं आती, उसको बाड़ों बोलते हैं। नदी तल, झरना, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों। देखिए, पोखर और तालाब एक ही चीज होती है। पोखर क्या होती है? पोखरे वो होती हैं जो मतलब कि गांव के आसपास में जो खाइयां सी होती है ना, जो बने होते हैं गड्ढे, ठीक है, उनको बोला जाता है पोखर। और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवहमान जल और समस्त भूमि जहां कहीं स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो। स्पेशल तौर पर बात है जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, मतलब कि उसका कोई भी मालिक ना हो को, और जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अंतर्गत या उन पर स्थापित किए जाने का संबंध हो, तो उसके सिवाय और तत्समय लागू किसी विधि में यथाशक्य उपबंध किए जाने के सिवाय एतद द्वारा उनमें या उन पर या उनसे संबंधित समस्त अधिकार सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। ठीक है, अब जितनी भी बातें आपने बताई हैं उनको आपको पता है। मेन तौर पर सीधा सीधा एक डायरेक्टली ये सुनिए कि भैया जो किसी की नहीं है वो राज्य सरकार की है। ठीक है, अब क्या क्या है उनमें चीजें, अब जैसे नहर है, नाले हैं, पुल हैं, ठीक है, रास्ते हैं, रोड हैं, ये सब किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसी को बोलते हैं टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स। आगे बढ़ते हैं। परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से किसी ऐसी संपत्ति पर इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से ठीक पहले विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं समझे जाएंगे। मतलब कि जो जो चीजें इसमें लिख दी हैं, जो चीजें इसमें लिख दी हैं तो वो मानी जाएंगी। अब एक कंडीशन ये समझिए कि एक गांव है, गांव के बाहर की जमीन है, एक व्यक्ति ने वो जिसको जो पहले व्यक्ति था उसने उसको खरीद लिया सारी जमीन को। ठीक है, सपोज करो खरीद लिया उस सारी जमीन को एक व्यक्ति पर। अब यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर एक तालाब है, क्या है? तालाब है, और इधर से रास्ता है। तो अब ये जो तालाब है, ठीक है, अगर ये जो संहिता लागू हुई है तब से उस पर इसका कब्जा था। भाई आधा कब्जा तो पहले था ही, आधा उसकी जमीन में बना हुआ तालाब है, उसके बाद में पूरा कब्जा उसने कर रखा था। तो ये जो जमीन, ये तालाब जो भी है वो इसी की जमीन में जाएगा, इसमें सरकारी जमीन में नहीं जाएगा। तो और उसने पट्टे के किसी विबंधन, टर्म या शर्त का उल्लंघन किया है, तो अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि किसी ने कोई जमीन पहले पट्टे पर ले रखी थी, ठीक है, और जिसके से पट्टे पर ले रखी थी वो व्यक्ति मर गया, तो अब जिसके पास में वो जमीन है वो उसी के पास में रह जाएगी। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों कि बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया बताइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स। तो बकाये की वसूली, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ये सभी के काम आने वाला है। कभी ना कभी इस बात पर लेकर के हम सभी के विवाद हो ही जाते हैं कि हम किसी को कुछ दे देते हैं फिर उसके बाद में वो नहीं मिल पाता। तो
उत्तर है कि बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स। तो उक्त नई संहिता का मतलब फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व जो है भूमि 2006 की धारा 170 के अनुसार नंबर 1, मांग पत्र में विनिर्दिष्ट का मतलब होता है लिखित समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है। अब ये जो यहां पर बात आ रही है भुगतान न किए गए भू राजस्व, समझ रहे हैं? भू राजस्व मतलब क्या हो गया? जो लैंड जो है, जो जमीन है, भू है, उसका रिवेन्यू, लैंड का रिवेन्यू, भू राजस्व, लैंड का रिवेन्यू मतलब कि टैक्स। अगर किसी भूमि पर कोई भी, पहले खैर अब तो टैक्स नहीं लगते हैं, पहले टैक्स लगते थे, भू राजस्व दिया जाता था सरकार को। अगर सरकार को किसी ने भू राजस्व नहीं दिया, सपोज करो, चलो उसको थोड़ा समझना आपके लिए कठिन हो जाएगा, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अभी आप सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं भैया, आप सभी लोग बिजली का खर्च लेते हैं, उसके बदले में आपको क्या करना होता है? राज्य सरकार को पैसा देना होता है ना, बिजली का बिल जो दिया जाता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है यहाँ पर, एक समझिए कि आपका एक मकान है, उसमें बिजली का कनेक्शन है, ठीक है, और आपने उसका बिल जो है 5 साल से नहीं भरा है, ठीक है, 5 साल से नहीं भरा है, और उस मकान को तुमने किसी व्यक्ति को बेच दिया और तुम्हें उसने बताया नहीं कि 5 साल से बिल नहीं भरा। अब जब उसने मकान ले लिया, मकान लेने के 1 महीने बाद ही उसके पास में बिल पहुंचा, और बिल पहुंचा भैया 3 लाख रुपए का। अब वो, अरे 3 लाख रुपए का बिल क्यों भैया? जो इसका मालिक है, ठीक है, जो इसका घर का मालिक है, उसको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो कहेगा तुम्हारा क्या? फिर वो कहेगा कि मेरे नाम पे थोड़ी ना है बिल, जिसके नाम पे वो कर लो, राज्य सरकार का एक रहे तो तू भी रहा ना इसमें। तो मतलब ये तो खैर कंडीशन ना लेके, इस पर तो केस वेस हो जाते हैं फिर बाद में, जैसा भी होता है वो। हमारी तो बात यहाँ पर चल रही थी, ये जो 3 लाख रुपए जो है उस पर क्या है? टैक्स है। तो इसी तरह से भू राजस्व होता है, इसको हम कहते हैं विद्युत राजस्व, और हम बात कर रहे हैं तो भू राजस्व की। तो भू राजस्व क्या प्रक्रिया है? नंबर 1, व्यतिकर्मी का मतलब डिफॉल्टर। जैसे हम बिल नहीं भरेंगे तो हमको डिफॉल्टर बोला जाएगा, तो इसी तरह से अगर भू राजस्व नहीं दिया जाएगा तो उसको भी बोला जाएगा डिफॉल्टर। तो सबसे पहले क्या कि डिफॉल्टर की गिरफ्तारी या उसके विरुद्ध का उसे निरुद्ध करके, या तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा, उस घर से निकाल दिया जाएगा, जैसे करते हैं ना, बिजली के बिल को काट देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, उनके मीटर काट कर ले जाते हैं, ये सारी चीज होती है। तो इसी तरह से उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा, उसकी जंगम चल संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, उसकी कुर्की और विक्रय विलेख करके। तो खेती के मामले में ये होगा, उसकी जो और कोई जमीन है तो उसको क्या कर लेंगे? वो कुर्क कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तीसरा, व्यतिक्रामी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके, मतलब कि अगर जिसने डिफॉल्टर है, जिसने भू राजस्व नहीं पे किया है, उसका कहीं पर बैंक है, खाता है, उसमें पैसे हैं, कुछ भी है, तो उस खाते को वो कुर्क कर लेंगे। ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय है, उसको कुर्की करके, मतलब कि उस भूमि को भी कुर्क कर लेंगे जिसके ऊपर राजस्व उनको नहीं मिला है। 4, ऐसी भूमि को जिसके संबंध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उसकी जमीन को उससे लेकर के, चल ठीक है बाहर निकल, तूने भू राजस्व नहीं दिया, ठीक है, वो किसी और को उसको 10 साल के लिए पट्टे पर दे देंगे कि भाई 10 साल तो तू रख ले, लेकिन 10 साल में के लिए 2000 रुपये पर साल से हमें 20,000 रुपये दे दे। इस तरह से वो कर सकते हैं, किराए पे दे करके, सीधा मतलब किराए पे दे करके उसकी वसूली कर लेंगे। 6, 5वां, व्यतिकर्मी की किसी अन्य स्थावर अचल संपत्ति की कुर्की करके या उसकी बिक्री करके। उसकी कोई अचल संपत्ति है तो उसको बेच देंगे। पैसे तो भैया सरकार को तो राजस्व चाहिए ना, वो कैसे भी वसूल कर सकती है। कैसे भी का मतलब जो नियम यहाँ पर बताए गए केवल उनके ही सीमा में। नेक्स्ट 6, व्यतिकर्मी की किसी स्थावर या जंगम संपत्ति का प्रापक मतलब रिसीवर की नियुक्ति करके, मतलब कि कोई जैसे कि सपोज करो एक केस था, इसमें क्या था कि एक का वो था खेत था, उसने भू राजस्व नहीं दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ में उसका एक अपना कारखाना और था, तो कारखाने का जो रिसीवर मतलब कि स्थावर या जंगम संपत्ति जो उसकी थी, कारखाना जिसपे से उसको पैसे मिलते थे हर साल, सपोज करो 1 लाख रुपए मिलते थे, राज्य सरकार का भू राजस्व था 3 लाख रुपए, तो उन्होंने उसका जो डुप्लीकेट मतलब कि अपनी राज्य का जो है, उन्होंने एक रिसीवर प्रापक को नियुक्त कर दिया कि अब जितना भी पैसा आएगा तू इसको देख रेख में रहेगा, और 3 लाख रुपए
जब तक नहीं हो जाएंगे इसका स्थायी मालिक तू रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें क्या की जा सकती है, रिकवरी की जा सकती है लैंड रेवेन्यू की। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों यहीं समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बात आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी चल रही है तो जल्दी से हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप, उस पर जाकर के क्लिक कर लीजिए, वहां पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी अपनी बात को हम यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें वीडियो को सब जगह, और स्पेशली लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपसे लाइक से हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, पावर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।